था वो इस वक्त 237 रुपये किलो हो गया है, 3% उसमें इजाफा हुआ है। गरीब आदमी माचिस इस्तेमाल करता है, मुझे तो हैरत होती है माचिस के नर्ख में पिछले 35 रोज़ में 5% इजाफा हुआ है। और आखिर में एलपीजी जो कि एक आम आदमी अपने घर में इस्तेमाल करता है, एलपीजी का सिलेंडर, उसका जो 11.5 किलो का सिलेंडर था उसकी कीमत 1 अक्टूबर को 1270 रुपये थी, अब वो बढ़ के 1425 रुपये हो चुकी है, यानी कि 12% इजाफा एलपीजी सिलेंडर के निर्खों में हुआ है। इसमें कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, इसमें कोई पीडीएम नहीं है, इसमें कोई ऑपोजिशन की जमात नहीं है। इसमें मैंने आपको ज़्यादा माजी में नहीं लेके गया। मैंने 1 अक्टूबर को जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उसके रेट निकाले, और 35 रोज़ बाद 5 नवंबर 2020 को जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं उसके निर्ख निकाले, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये आम अशिया, आपके घर में प्याज इस्तेमाल होता है, टमाटर, आलू, अंडे, एलपीजी, लहसुन, किस तरीके से उसकी कीमतों में, दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और जो कि गरीब आवाम का इस्तेहसाल कर रहा है। आपने देखा कि महंगाई ने जिस तरीके से आवाम को जकड़ा, इस इशू को अगर किसी ने उजागर किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिन्होंने अपनी प्रेस टॉक हो, अपनी अवामी राब्ता मुहिम हो, उसमें जगह जगह उन्होंने अवामी इशूज़ की बात की कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को कौन से ख़तरात लायक हैं, कौन सी मुश्किलात से पाकिस्तान की आवाम दरपेश है। और नतीजा ये हुआ कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी का परचम जा रहा है, जहाँ जहाँ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, एक आम आदमी बिलावल साहब की बात से रिलेट करे, चूँकि वो आम आदमी समझता है कि हमारे इशूज़ की बात इमरान खान साहब अब नहीं कर रहे, पीटीआई नहीं कर रही है, अगर बात कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन कर रहे हैं। और नतीजा आप ये देखें कि पिछले कई हफ्तों से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से, और जो रिस्पॉन्स एक आम आदमी बिलावल साहब को दे रहा है, मैं गुजरावाला, कराची, क्वेटा की बात नहीं कर रहा, मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स गिलगित बल्तिस्तान की आवाम दे रही है वो इस बात को शो करता है कि किस तरीके से आवाम की निगाह में मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा हुकूमत बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान में, दूसरी तरफ पूरी वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म भी उतरे हुए हैं, वफाकी वज़रा भी उतरे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, बड़े बड़े नारे भी लगा रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पीटीडीसी के जो मोटेल्स हैं उनको बंद कर दिया, लोगों को बेरोज़गार कर दिया, लेकिन वो आज गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स गिलगित की बल्तिस्तान की बाशऊर आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को दिया है, बिलावल साहब के एजेंडे को दिया है, नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह 15 नवंबर को तीर की जीत होगी। और वफाकी हुकूमत अपनी तमाम मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ गिलगित की आवाम ने फ़ैसला कर लिया है। और फ़ैसला इसलिए किया है कि आवाम जो है अब मसाइल का हल चाहती है, वो वादे नहीं सुनना चाहती, वो सुनना चाहती है कि आप कैसे हमारी परेशानियों में, हमारी तकलीफ़ की घड़ी में मदावा करेंगे। और अगर कोई वो कर रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान को, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा फ़ख्र से कहती है कि हम फेडरेशन की पार्टी हैं। हम हमेशा
प्राइड लेते हैं इस बात पे कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। और ये रिस्पॉन्स जो जीबी में नज़र आ रहा है, ये इस बात को शो करता है कि तुम जितनी भी कोशिशें कर लो, साजिशें कर लो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिटाने की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिटाने की, उनकी खिदमात लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं और लोग कन्विंस्ड हैं कि अब अगर उनके लिए कोई मसाइल का हल तलाश करने के लिए आ सकता है तो वो उनके भुट्टो साहब के नवासे हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। और मैं जोर दूंगा इस बात पे कि आज भी जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की बात करें, पाकिस्तान की अवाम की बात करें, हम सूबा सिंध में हुकूमत में होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े के मुताबिक उसी तरीके से मेहनत कर रहा है कि पाकिस्तान के जो सूबों के हुकूक हैं वो मिल सके। और इसलिए मैं समझता हूँ कल का जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास था वो बड़ा अहम था। आपको पता है आईन पाकिस्तान कहता है कि हर 90 रोज़ CCI का इजलास होना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने तवातुर के साथ इजलास नहीं होता। लेकिन कल इजलास हुआ जिसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी खबर है सूबों के लिए। सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला ने CCI के सामने एक मुकदमा रखा विंडफॉल लेवी के हवाले से। विंडफॉल लेवी एक लेवी है जो कि वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाती है, जिसकी मद में अरबों रुपए का मुनाफा या अरबों रुपए की आमदनी वफाक को 2012 से मिल रही है। ओरिजिनल फैसले के मुताबिक इस शेयर में सूबों का और वफाक का 50-50 शेयर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शेयर कभी सूबों को मिल नहीं पाया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने CCI में ये मुद्दा रखा, ये इशू रखा कि ये जो विंडफॉल लेवी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, इसका 50% सूबों को मिलना चाहिए। और मुझे खुशी होती है कल हमारी दरख्वास्त पे CCI ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि अब 50-50 ये पैसे सूबों को मिलेंगे। इसमें सिर्फ सूबा सिंध का फ़ायदा नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हुआ है। और ये मुकदमा पीपल्स पार्टी ने लड़ा है, हम वहाँ इक़्तिदार में नहीं हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी फेडरेशन की बात करती है, सूबों की बात करती है, आइन की सरबुलंदी की बात करती है, पीपल्स पार्टी ने, हमारे वज़ीर आला ने वो मुकदमा लड़ा, कामयाबी के साथ लड़ा। नतीजा ये हुआ कि सूबा सिंध को भी आमदनी में इजाफा होगा इस मद में, लेकिन असल इजाफा, असल आमदनी, असल बेनिफिट खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का होगा। और मैं समझता हूँ यही वो खिदमत है आवाम की जो कि हमेशा से फ़ख्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हमारी सियासत का। इसी तरह वज़ीर आला सिंध ने ओगरा के अंदर सूबाई नुमाइंदगी के ऊपर जोर दिया कल के इजलास में, कि जिस तरह नेपरा के अंदर, इरसा के अंदर सूबों की नुमाइंदगी होती है, उस तरह ओगरा के अंदर भी सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि माजी में 19 लोग हैं जो कि ओगरा में नॉमिनेट हुए हैं, और उन 19 लोगों में सिर्फ 2 का ताल्लुक़ सूबा सिंध से था, सिर्फ 2 का। सिंध वो सूबा है जो कि 70% गैस प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 2 नुमाइंदे सूबा सिंध के माजी में, 3 खैबर पख्तूनख्वा के और 14 पंजाब के रहे। इसी तरह 50% तेल
खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस करता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 3 नुमाइंदे रहे और बलूचिस्तान का तो कोई नुमाइंदा ओगरा में रहा नहीं। तो वज़ीर आला सिंध ने इस बात पर जोर दिया कल के इजलास में कि सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और ये फेयर बात है कि जो सूबा 70% गैस पाकिस्तान की प्रोड्यूस कर रहा है उसकी नुमाइंदगी वहाँ पर हो, जो सूबा 50% ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी नुमाइंदगी ओगरा के अंदर हो, और बलूचिस्तान की भी उस तरीके से नुमाइंदगी होनी चाहिए। सारे मुकदमे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला CCI में लड़ रहा था। इसी तरह सिंध के हवाले से एक और बड़ी अहम चीज़ जो पानी के हवाले से हमारी दरख्वास्त थी कि जो इंडस वाटर अकॉर्ड है 1991 का, उसके तहत सूबा सिंध को उसका ड्यू शेयर नहीं मिलता। 2017 से ये मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेंडिंग था और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक कमेटी बनी थी और उसने इस साल के इब्तिदा में अपनी रिपोर्ट CCI को जमा करा दी, जिसमें उसने तायीद किया, उस रिपोर्ट ने तायीद किया कि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उसको उसका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि कल के CCI के इजलास में उस रिपोर्ट को इंडोर्स किया जाए, उसको अप्रूव किया जाए, ताकि जो हमारा कानूनी हक़ है, आइनी हक़ है, वो हमें मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल एक और नई कमेटी तश्कील दे दी गई ताकि उस रिपोर्ट को फर्दर चेक किया जा सके और वापस उसकी फाइंडिंग्स आ सके। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध ने, जो कि उस कमेटी का हिस्सा थे, वज़ीर आला सिंध ने ये मुनासिब समझा कि मैं अपने सूबे के हुकूक़ की जंग लड़ने के लिए अटॉर्नी जनरल की सरबराही में जो कमेटी कायम हुई है उसका हिस्सा बनूँ। उन्होंने सिंध के मुकदमे को लड़ा, कामयाबी के साथ लड़ा, और आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जो बनाई वो सूबा सिंध के मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक थी। मैं ज़ोर देना चाहूँगा कि जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद का प्रोसेस स्टार्ट हो ताकि हमें हमारे हिस्से का पानी मिल सके। ये वो तमाम इश्यूज़ थे जिसके ऊपर मैं आप तमाम दोस्तों के ऊपर बात करना चाह रहा था। मैं सर्कुलर डेट और एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी कुछ तफसीलात 1-2 रोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा, जो ये बताएगा, जो ये शो करेगा किस तरीके से मौजूदा हुकूमत अपने मनपसंद अफराद को फेवर देने के लिए अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ बना रही है और आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है कराची से खैबर तक। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरे ख्याल में मेरी बात को इंडोर्स यहाँ पर संजय साधवानी साहब करेंगे। कल हमारे वज़ीर जो हैं कराची में डिप्टी कमिश्नर साउथ के साथ सड़कों पर थे और समा टीवी की जो टीम थी, समा टीवी के जो नुमाइंदे थे, वो उनके साथ मुआयना भी कर रहे थे, जुर्माना भी किया गया और फ़ाइन इम्पोज किए गए। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूँगा। देखिए, आप मुझे ये कहें कि मैं प्राइस को इन्फोर्स कराऊँ, लेकिन बिजली के नरखों में आप इजाफ़ा कर रहे हो, गैस के नरखों में आप इजाफ़ा कर रहे हो, मट्टी के तेल के नरखों में आप इजाफ़ा कर रहे हो, LPG के नरखों में आप इजाफ़ा कर रहे हो, चीनी को एक्सपोर्ट करने का आप फैसला कर रहे हो, गंदम को एक्सपोर्ट करने का फैसला आप कर रहे हो, और फिर आप कहें कि सूबाई हुकूमत जाए और उनकी कीमतों को मेंटेन करे। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर अकेले डाल दी जाती है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर आप डीज़ल के नर्ख बढ़ाएंगे तो अशिया के नरखों में खुद ब खुद इजाफ़ा होगा। अगर आप मट्टी का तेल, गैस के नरखों में इजाफ़ा करेंगे तो खुद ब खुद कीमतों में इजाफ़ा होगा। और मैं समझता हूँ पिछले 2.25 सालों में गैस की जितनी कीमतों में इजाफ़ा किया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है।
मिट्टी के तेल की कीमत में जो इजाफा किया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से चीनी और आटे का बहरान, अद्वियात का बहरान इस हुकूमत ने क्रिएट किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो मैं समझता हूँ ये समझने की ज़रूरत है आपको कि वफाकी हुकूमत किस तरीके से अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ बनाती है। और आखिर में कहते हैं जी बोजदार साहब आप जाएँ कीमतों को इन्फोर्स करें, मुराद अली शाह साहब आप जाएँ कीमतों को इन्फोर्स करें। चलें आप हमें छोड़ दीजिए, इस्लामाबाद में कीमतें कंट्रोल में हैं। इस्लामाबाद तो डायरेक्ट वज़ीर आज़म के अंडर काम कर रहे हैं। क्या वहाँ पर किसी बाजार में कीमतें कम हैं? टाइगर फोर्स क्या कर रही है? तो मैं समझता हूँ ये गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। ये वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से अवाम का बार बार इस्तेमाल जज़ायर का जो गैर आईनी सदारती आर्डिनेंस है वो एक किस्म का हसास मामला है और पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। क्या जज़ायर में जो सदारती गैर आईनी आर्डिनेंस है वो मामला सीसीआई के इजलास में उठाया गया? जज़ायर का जो मामला है वो सीसीआई का सब्जेक्ट नहीं है। अगर सीसीआई में सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाए तो फिर तो हम अपने कानूनी आईनी हक़ से दस्तबरदार हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का उसूली मौक़िफ़ है, आईनी मौक़िफ़ है, इखलाकी मौक़िफ़ है, कानूनी मौक़िफ़ है कि जज़ायर सूबाए सिंध की मिल्कियत है, सूबाए सिंध की आवाम की मिल्कियत है और एक्सक्लूसिव मिल्कियत है। वफाक का उससे कोई लेना देना नहीं है, सीसीआई का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सीसीआई के सब्जेक्ट में नहीं आता, वहाँ डिस्कस नहीं हो सकता। हमारी असेंबली इसके ऊपर करारदाद मूव कर चुकी है, हमारी काबीना इसके ऊपर करारदाद मूव कर चुकी है और हमने अपने ख्यालात को, अपनी रिजर्वेशन को, अपने जज्बात को फेडरल गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिया है। और हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जो गैर कानूनी ऑर्डिनेंस है 30 रोज़ रह गए इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत को ख़त्म होने में, वैसे भी इसको विड्रॉ ये लोग करेंगे। ये करके मैं आ रहा हूँ। ये बता दें कि कराची वाक़े से मुताल्लिक जो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और ये आप चाहेंगे कि रिपोर्ट पब्लिश हो और इसमें खास तौर पर जो होटल में जो वाक़या पेश आया उसका जिक्र नहीं है, आईजी को अगवा करने के अल्फाज इसमें शामिल नहीं है। तो क्या आप इस रिपोर्ट से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं और इसको पब्लिक कराने का मुतालबा करते हैं? और दूसरी बात, जो वज़रा की कमेटी बनाई गई है, क्या उस वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट कब तक सामने लाई जाएगी? और उसमें क्या वो होटल में जो छापा पड़ा था और जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, क्या उसमें वो नुक्ता शामिल होगा या नहीं होगा? देखिए, सिंध हुकूमत की जो वज़रा की कमेटी थी वो 22 नवंबर को उसका नोटिफिकेशन आया था और 30 रोज़ का टाइम दिया गया था वज़रा को उस कमेटी की रिपोर्ट को फाइनलाइज 22 अक्टूबर को, 21 नवंबर को टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह 21 नवंबर से पहले वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। जो आपने सवाल चादर और चार दीवारी के हवाले से किया है वो उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर शामिल है और इस हवाले से भी आप देखेंगे कि रिपोर्ट के अंदर उसकी जो मंदरजात हैं उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को शेयर किया जाएगा। जहाँ तक जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो कानून के मुताबिक बनती हैं, जो उनके उसूल हैं उनके मुताबिक बनती हैं। अगर कवानीन के एतबार से उस रिपोर्ट को शेयर होना चाहिए तो शेयर होना चाहिए, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है वो जब सिंध हुकूमत के सामने पेश कर दी जाएगी तो चूँकि वज़रा ने पहले फ़ैसला ये किया था कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी, इसकी तफसीलात मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाएंगी, इसलिए उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर अभी तक नहीं की गई हैं। जब ये इंशाल्लाह रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाती है और हुकूमत के साथ शेयर हो जाती है, हुकूमत फ़ैसला करेगी क्या यह रिपोर्ट शेयर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि आप सीसीआई के इजलास की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आप रिलीज की बात को मनाने कामयाब हो गए, लेकिन वहाँ पर ओगरा के हवाले से आप नाकाम हुए कि उसने वफाकी हुकूमत में आपकी बात नहीं मानी। और इसी के साथ आप जो पानी का मसला है वो भी जो है वो डिले कर दिया गया। आपकी रिपोर्ट को, उसकी जो वफाकी हुकूमत ने कमेटी बनाई थी उस रिपोर्ट को भी नहीं माना गया, उस पर और कमेटी बनाई गई। तो ये कौन सी कामयाबी आप समझ रहे हैं कि आपकी वफाकी हुकूमत ने कौन सी बात मानी? सर, सीसीआई से मुतल्लिक़ मेरा भी सवाल है कि सीसीआई का इजलास एक तो होता नहीं है, मुश्किल से हुआ है, उसमें मरदमशुमारी के मामले के ऊपर भी कोई बात हुई कि जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे सिर्फ कोई बात? ये दोनों बड़े आपने इंपॉर्टेंट सवाल किए। सीसीआई में वज़ीर आला सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध ने तो सिंध की आवाम का मुकदमा रखा
और विंडफॉल लेवी पे वो मुकदमा जीता, जो कि मुकदमा सिर्फ सिंध का नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा का भी था। लेकिन CCI में सूबाए सिंध के दारुल खिलाफा कराची से इलेक्ट हुए इमरान खान साहब भी मौजूद हैं और सूबाए सिंध के ज़िले बदीन से इलेक्ट हुई फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी मौजूद हैं। सवाल पूछना चाहिए, क्या इमरान खान साहब ने सिंध का मुकदमा लड़ा? सवाल पूछना चाहिए, क्या फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने सिंध का मुकदमा लड़ा? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये कामयाबी हुई और इस तरीके से मुकदमा लड़ा गया। सवाल ये है कि बाकी लोग जो PTI के हैं या GDA के हैं, क्या उन्होंने सिंध के हुकूक की जंग, सिंध के अवाम के हुकूक की, आईनी हुकूक की जंग CCI के सामने लड़ी नहीं लड़ी? ये सवाल ज़रूर उनसे पूछिएगा और जब मिनट्स आ जाएंगे उसमें चेक कीजिएगा कि क्या कराची से इलेक्ट हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने या बदीन से इलेक्ट हुई डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ा कि नहीं लड़ा? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मुकदमा पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह ने लड़ा, मुकदमा पीपल्स पार्टी ने लड़ा। कुछ फ्रंट में मुकदमा जीता, कुछ फ्रंट्स के ऊपर वफाकी हुकूमत अपना एजेंडा मनवा नहीं पाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिंध का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ओगरा के हवाले से या पानी के हवाले से वो गलत है। फेडरल गवर्नमेंट बैकफुट पे गई, तो मुकदमा मुराद अली शाह ने लड़ा, पीपल्स पार्टी ने लड़ा। ये कामयाबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब आज मरदमशुमारी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ 2017 से आज तक ये रहा है कि मरदमशुमारी पर हमारे सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात मैं समझता हूँ बड़े लोगों ने एको किए हैं। कल के CCI के इजलास में एक बार फिर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला ने भरपूर अंदाज से अपने ख़दशात, अपने रिजर्वेशन CCI के फ़िगर्स के ऊपर वफाकी हुकूमत के सामने, CCI के सामने पेश किए और वज़ीर आज़म ने ये बताया कि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब की सरबराही में वफाकी हुकूमत ने कोई नई कमेटी तश्कील दी है इन रिजर्वेशंस को देखने के लिए। वज़ीर आला सिंध ने उसके जवाब में ये गुजारिश की कि उस कमेटी को ये टास्क दिया जाए कि सूबों से बात करें, इन आइसोलेशन फ़ैसला ना करें, सूबों से बात करके, सूबाई हुकूमतों से बात करके हमारा मौक़िफ़ लेके अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके फिर CCI के सामने पेश की जाए। तो हमारा कल भी ये मौक़िफ़ था और आज भी ये मौक़िफ़ है कि सेंसस जिस तरीके से होने चाहिए थे नहीं हुए, सिंध की पॉपुलेशन को जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, कराची की जिस तरीके से पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया गया और तमाम चीज़ों को वज़ीर आला सिंध ने CCI के सामने पेश किया। सर, ये कोरोना की सूरत में बताइएगा, वफाकी को शामिल हुई सुना है दोबारा कोई लॉकडाउन होने जा रहा है, तालीमी इदारों के हवाले से कोई पॉलिसी बनी? सर, इसी में शामिल करने का तासुर ये है कि सिंध हुकूमत NCOC के फ़ैसलों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवाती, वो अपनी मर्ज़ी करती है। कौन सा फैसला ज़रा बताइए? मतलब रात 10 बजे दुकानें बंद हो जाएं, लोग मास्क में जुर्माना करें और ऐसी चीज़ें जो है उनके सही तरीके चले से ऐसा करते हैं मैं कल आया हूँ इस्लामाबाद से, मुझे तो वहाँ पर भी कोई SOP के ऊपर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा था। देखिए, थोड़ा कौमी अलमिया है हमारा ये। अभी हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने मास्क पहना है, कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना। आपने मास्क पहना, आपके बराबर में जो है उन्होंने मास्क नहीं पहना, उन्होंने भी नहीं पहना। तो इसको मैं समझता हूँ हुकूमत से ज़्यादा मैं समझता हूँ शहरियों को अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा कलेक्टिव मैसेज हो जाए। सिंध हुकूमत ये समझती है कि बजाय इसके, क्योंकि आपने देखा कि जब हम प्रोएक्टिव तरीके से ख़ुद फैसले कर रहे थे तो यही PTI के लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी बड़ी बातें हमारे हवाले से की गई, तो फ़ैसला ये किया हमने कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वफाक के सामने रखेंगे, लेकिन जो वफाक फ़ैसला करेगा, NCOC जो फ़ैसला करेगा उस फैसले को हम अमल दरामद कराएंगे। तो जो फ़ैसला NCOC करेगी उस फैसले को हम फॉलो करेंगे। हमने अपने रिजर्वेशंस तमाम चीज़ों के हवाले से
फेडरल गवर्नमेंट को कन्वे किए हैं। हम समझते हैं कि SOPs के ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद होने की ज़रूरत है, बट यूनिफॉर्म अंदाज से। ये नहीं हो सकता कि लाहौर के अंदर SOPs अमल दरामद नहीं हो रही और आप एक्सपेक्ट करें कराची में आप उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर सकें। इसके ऊपर आपको नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद हमने कामयाबी हासिल की थी कोविड के अंदर, कि कोविड के केसेस यौमिया 25% से कम होकर 1% पर आ गए थे। ये हक़ाइक़ हैं कि दुनिया भर में कोविड का रेट कुछ और था। पाकिस्तान में जो सख्तियाँ, जिन सख्तियों के हवाले से पहल सिंध हुकूमत ने की थी, उसके बदौलत 1% पे हमारा पॉजिटिविटी रेशो था, आज वो बढ़ के 6% पर आ गया है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमें समझने की ज़रूरत है। और इसमें बड़े लोग कहते हैं ना वैक्सीन आ जाए, दवाई आ जाए। एक वैक्सीन आपके पास मौजूद है मास्क की शक्ल में, एहतियात की शक्ल में। अगर वो एहतियात हम करना शुरू कर दें, मास्क को हम पहनना शुरू कर दें, तो यकीन जाने हम इसकी रोकथाम में अपना अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अच्छा ये बता दें, वो बड़ा मशहूर हज़रत अली का कौल है, जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। तो मीडिया ने माशाल्लाह जिस तरीके से इमरान खान साहब को एक लीडर के तौर पर शो किया था, आज मीडिया को खुद एहसास हो रहा है कि उनके साथ क्या हुआ। मैं कंडेम करना चाहूँगा इस चीज़ को। मीर शकील रहमान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था, हमने कंडेम किया था। चैनल 24 के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, हमने कंडेम किया। PTV से जो मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, PTDC को भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हमारे पाकिस्तानी हैं वो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी बरतानिया से किसी शख्स को ला के रोज़गार देने की नहीं थी। जो पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है उनको रोज़गार देने की थी। उनको तो रोज़गार से निकाला जा रहा है और बाहर से लोगों को आके रोज़गार दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ मीडिया पाकिस्तान की रियासत का एक अहम सुतून है, जिसने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अहम इशूज़ को, अवामी इशूज़ को उजागर किया। और मैं समझता हूँ कि मीडिया को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, उसको काम करना चाहिए। और जो सेंसरशिप की पॉलिसी इस मौजूदा हुकूमत के दौर में जारी और सारी है, उसको फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। अच्छा ये बता दें, खड़ा हो गया। जो मिनिस्टर की तश्कील दी गई, पहले ही दिन उसके कन्वीनर साहब ने कैप्टन सफदर को कहा कि उसने गलत बयानी की, नारेबाजी गलत की, और कमेटी बनने के बाद माशाल्लाह वो अभी घूमने गए हैं, अच्छी लगी। यहाँ पर स्कूलों की जो सूरत हाल है, स्कूलों का फैसला भी नहीं हुआ, तो आप क्या समझते हैं कन्वीनर के बगैर ये कमेटी तहकीकात कर रही है? कहाँ लिखा है कि कमेटी को अपना फ़ैसला करने के लिए कराची शहर में सिंध असेंबली के किसी दफ्तर में बैठने की ज़रूरत है? कमेटी एक मशावरती प्रोसेस के थ्रू बनती है और उस कमेटी ने मशावरत की, उसके बाद टेलीफोन पर इन टच है, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, और जो रिपोर्ट मुरतब की जाएगी नेचुरली कमेटी के तमाम मेंबरान की मशावरत से उनके दस्तखत के साथ फाइनल की जाएगी। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे अगले चंद रोज़ के अंदर वो कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी और आपको शवाहिद नज़र आएंगे कि बात कोई कयासा राई पर मबनी नहीं है, एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट है, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है उसका, शवाहिद पर मबनी, हक़ाइक़ पर मबनी इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी। अच्छा ये बता दें करके कि आप माशाल्लाह वफाक के सामने सिंध का केस रखते हैं, लेकिन कराची के शहरी भी आपसे अपना हिस्सा मांगते हैं, उनको तो आपने आज तक कुछ नहीं दिया। 8,000 अरब से जायद 12 साल में आपको मिल चुके हैं वफाक की तरफ से और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में। अब PFP जमात इस्लामी जो कराची के एक स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने हुकूक के लिए एक जदोजहद में जा रहे हैं और रोड का इंतखाब कर रहे हैं जदोजहद के लिए। तो अब क्या करेंगे? उससे पहले वो हुकूक देंगे कराची को या वाकई कोई मारधाड़ का मामला होगा उसके बाद कुछ करेंगे? देखिए, हर सियासी जमात को, हर शहरी को कानूनी एतबार से प्रोटेस्ट करना उसका हक़ है और हम उसमें कभी भी रुकावट नहीं बनते। PSP हो, जमात इस्लामी हो, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनका हक़ है। लेकिन ये जो आप कहते हैं कराची के स्टेक होल्डर, 2018 के इलेक्शन में तो स्टेक होल्डर के तौर पर वो सामने नहीं आए। मैं बड़े एहतराम के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से माजी में कराची शहर के साथ
30, 35, 40 सालों में ज़्यादती की गई, किस किस के दौर में कराची सर्कुलर रेलवे को बंद किया गया, किस किस के दौर में कराची के इदारों को तबाह किया गया, कराची के रफ़ाई प्लॉट्स को चाइना कटिंग की इस्तिलाह के ज़रिए ख़त्म किया गया, वो आप सबके सामने है। मैं समझता हूँ वो दौर अब ख़त्म हो गया है और आवाम ने देख लिया कि MQM के मेयर ने क्या किया, PTI की वफाकी हुकूमत या PTI के गवर्नर ने क्या किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने क्या किया। मैं समझता हूँ अगर आप पिछले 4 साल पर नज़र डालें या पिछले 2.5 साल पर नज़र डालें और मवाजना कर लें कि 3 जो इलेक्टोरल स्टेक होल्डर्स हैं, PTI वफाकी हुकूमत की शक्ल में, MQM लोकल गवर्नमेंट की शक्ल में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की शक्ल में, किसने सबसे ज़्यादा कराची शहर के हवाले से काम किया है। मैं आपको अभी भी ये बताना चाहूँगा कि अभी भी अगर कराची शहर में कोई काम हो रहा है तो सिंध हुकूमत ही कर रही है, चाहे वो मलीर एक्सप्रेसवे की शक्ल में हो, जिसका मैं समझता हूँ ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ कह लें या चंद हफ्तों में इंशाल्लाह कर दी जाएगी, चाहे वो कोरंगी के अंदर पीपल स्क्वायर की शक्ल में हो, चाहे वो मलीर के अंदर पीपल स्क्वायर की शक्ल में हो, चाहे वो 30 MJD का जो इजाफी पानी का एक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए आ रहा है उसकी शक्ल में हो, या बाकी जो हमारे डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनकी शक्ल में हो। तो अगर कोई काम कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। हाँ, कुछ बड़े मंसूबों में हमें रुकावट का सामना होता है और मैं आपके सामने बरमला कहना चाहूँगा, इस पे आप मीडिया को इस चीज़ को उजागर करना चाहिए कि कराची सर्कुलर रेलवे किसके दौर में बंद हुई और जो लोग जिनकी तूती बोलती थी शहर के अंदर, जब एब्सोल्यूट पावर थी उन लोगों के पास, उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए क्या किया? ज़ीरो, कोई काम नहीं किया होगा। कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का प्रोसेस दिसंबर 2016 में इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने स्टार्ट किया, जब CPEC के अंदर इसको शामिल किया गया। बट बदकिस्मती के साथ जो सॉवरन गारंटी लाहौर की ऑरेंज लाइन के सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट पर दी, उस तरह की सॉवरन गारंटी आज तक सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से नहीं दी। और मैं समझता हूँ आप मीडिया के दोस्तों को इन 3 चीज़ों पर बात करनी चाहिए कि KCR तबाही किस ज़माने में हुई, बंद किस ज़माने में हुई और कराची सर्कुलर रेलवे की सॉवरन गारंटी को इशू करने में क्या क्या रुकावटें रही हैं। इन 3 इशूज़ के ऊपर अगर आप लोग प्रॉपर कोई रिपोर्ट कर लें तो मैं समझता हूँ कराची वालों के सामने भी ये चीज़ आया हो जाएगी कि किस तरीके से उनके हुकूक के दावेदार जो थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ मुतलबितों को गिरफ्तार किया गया, उनके घर के फर्श तक फाड़े गए। आज अपोजिशन लीडर जो इल्जाम लगाते थे स्पीकर के ऊपर के वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद जब वो क्लियर हो जाए तो फिर आके अपनी जिम्मेदारी हमारी। आज अदालत में 10 लाख रुपए की जमानत दी है, उन्होंने करप्शन के इल्जाम लगे हैं, तो उन पर उनसे क्या मुतालबा करेंगे? कश्मीर का वाकया हुआ था बेटी और माँ के साथ, उस हवाले से हुकूमत सिंध ने क्या किया है? और हमारी जो है उस पर एक रुकने कौमी असेंबली शरीक बने हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, वो कराची के स्टेट। 3 आपने बातें की। देखिए, उसूलों की ख़ास बात ये होती है कि उसूल एब्सोल्यूट होते हैं, चेहरे देखकर उसूल नहीं बनाए जाते। मेरा उसूल आगा सिराज दुरानी साहब हों या कोई और सियासी लीडर हो, उस वक्त भी ये था कि अ मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। PTI का उसूल कुछ और था उस वक्त कि नहीं, चूँकि पीपल्स पार्टी का स्पीकर है, पीपल्स पार्टी का लीडर है, तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ फिरदौस शर्मीन नकवी साहब अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के ख़िलाफ़ जो नैब की इंक्वायरी है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन जो मेरा उसूल था कि गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए जब तक अदालत फ़ैसला ना करे, जुर्म साबित ना करे, वो मेरा फ़ैसला आज भी है। मैं चेहरे तब्दील होने की वजह से अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करूँगा, चाहे आगा सिराज दुरानी साहब हो, पीपल्स पार्टी का कोई और लीडर हो या PTI वाला कोई हो, MQM वाला भी हो। मैं समझता हूँ उसूल सेम रहना चाहिए कि उसूल ये है कि जब तक अदालत के अंदर जुर्म साबित नहीं होता किसी शख्स को हिरासत में नहीं लेना चाहिए। कश्मीर में बड़ा ही शर्मनाक वहशियाना वाक़या हुआ और फौरी तौर पर सिंध हुकूमत
ने कार्रवाई की और जो अक्यूज़ लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उस केस की पैरवी की जाएगी और ऐसी सज़ा, मिसाली सज़ा उनको देने की ज़रूरत है ताकि हम मिसाल इस्टेब्लिश कर सकें ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ जो कि इस तरह की बेईमाना कार्रवाई करते हैं और हमारे बच्चे बच्चियों के साथ, हमारी माँओं बहनों के साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और जितना इस वाक़े को कंडेम किया जाए वो कम है। किमाड़ी ज़िले के हवाले से जो भी कार्रवाई की गई वो कानून के मुताबिक की गई। क़वानीन को देख लीजिए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी इस काम करने के लिए, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। लेकिन हाँ, जो आज अपने आप को स्टेक होल्डर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे मशावरत नहीं की, आपको याद होगा उन लोगों ने 2005 में हैदराबाद ज़िले के 3 हिस्से किए, लाड़काना ज़िले के 2 हिस्से किए, दादो ज़िले के 2 हिस्से किए, जैकोबाद ज़िले के 2 हिस्से किए। उन्होंने तो कोई मशावरत नहीं की थी। उन्होंने भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी सिंध की हुकूमत, उस वक्त के वज़ीर आला, उनके थ्रू फ़ैसला कराया था। हमने तो काबीना के ज़रिए इस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कराया और मैं समझता हूँ किमाड़ी की आवाम खुश है इस वक्त। किमाड़ी की आवाम उसके फ़ायदे में बात करिए। किमाड़ी की आवाम भरपूर तरीके से इस ज़िले की क्रिएशन को सपोर्ट कर रही है। दुनिया भर के अंदर जब ज़िले क्रिएट होते हैं लोग खुश होते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, कुछ लोग अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इसको बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं। महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। इस्लामाबाद में जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना लगता है वो 100 रुपये, कराची के अंदर जो है यही जुर्माने की शरह 500 रुपये है। तो ये तजाद क्यों है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जुर्माने की अब तक कितनी रकम जमा हुई है? 15 सितंबर से ये मार्केट्स खुली हैं, सील भी की जा रही है, DC की तरफ से कार्रवाई भी हो रही है, तो उसमें अब तक कितनी रकम जुर्माने की जमा की गई और ये रकम कहाँ खर्च की जाएगी? अच्छा देखिए, आप चाहते हैं, हम खुशी से जुर्माना नहीं लगा रहे, आप चाहते हैं जुर्माना ना हो, जुर्माना ख़त्म कर देते हैं। जुर्माना आयद करने का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों के अंदर उस SOP की कंप्लायंस को इंश्योर किया जा सके। हमें कोई शौक़ नहीं है कि वो 500 रुपये लें, 100 रुपये लें, 200 रुपये लें, मेरी जेब में तो नहीं जाएगा, वो सरकारी ख़जाने में जाएगा, जो कि ख़जाना बाद में आवाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आवाम खुद मास्क को पहनना शुरू कर दे, जिस तरह माशाल्लाह आप पहन रहे हैं, तो अगर सब के सब मास्क पहनेंगे तो मैं समझता हूँ SOPs को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि मास्क को नहीं पहना जा रहा, उन SOPs को वायलेट किया जा रहा है, इसलिए ये सज़ा या ये जुर्माना आयद किया गया। लेकिन अगर सिंध की आवाम ये फ़ैसला करती है कि नहीं, हमें जुर्माने की ज़रूरत नहीं और हम खुद अब मास्क पहनेंगे, अपने चेहरे को ढाँपेंगे, तो मैं इसको कल इस चीज़ को विड्रॉ करा लूँगा। जहाँ तक पैसा किसके पास जाता है, ये सरकारी ख़जाने में जाता है और इसका इस्तेमाल अगेन बाय वे ऑफ बजटिंग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन। कराची की सियासत में एक मरतबा फिर जो है वो सरगर्मी नजर आ रही है, खासतौर पे मुत्तहदा के जो लोग लंदन में और दुबई में बैठे थे, वहाँ से चले हैदराबाद में भी वो आ गए। क्या कराची की सियासत से एक बार फिर गोलीबंद लाशें आना शुरू हो जाएंगी? अल्लाह ना करे। मैं समझता हूँ जो खौफ की फ़िज़ा इस शहर में थी वो अब माजी का हिस्सा है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे इंशाअल्लाह वो माजी का हिस्सा ही रहे। किसी शख्स को सियासी सरगर्मी करनी है कानून के मुताबिक वो करे, लेकिन दहशत की बिना पर, खौफ की बिना पर किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो लोगों को यरगमाल बनाए। बहुत शुक्रिया। अभी मैं निकल रहा हूँ।